सिंजी कौन है? सिंजी मध्यकालीन भारतीय स्टार्ट का हम लोग का हिस्ट्री में भारत पर पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण। पहला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में किसके नेतृत्व में भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। ऐसे तो ये आक्रमण हो गया था गाड़ी में कर दिया था, उसका प्रमाण अभी तक कोई में देता है या नहीं देता। यह गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। राजधानी बनाया था कहाँ? गजनी बनाया था। अब बताते हैं कि अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पृथ्वीन ने शासन किया था। अल्पतगीन मरता है, उसके बाद आता है कौन? पृथ्वीन आता है। पृथ्वीन किसके बाद? अल्पतगीन के बाद पृथ्वीन आता है। और इसकी के शासन काल 972 से 977। पृथ्वीन 5 साल तक शासन करता है। पृथ्वीन 5 साल शासन करता है। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करना किया था कौन? ये पृथ्वीन। उसका प्रमाण लिखित रूप से नहीं, इसलिए तो नहीं दिया है। अब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। बोलेगा पहला क्वेश्चन कि पंजाब में जब आक्रमण हुआ था तुर्क आक्रमण, उस समय पहला शासक कौन था? जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। अल्पतगीन का दामाद हुआ कौन? सुबुतगीन। अल्पतगीन के दामाद हुआ सुबुतगीन। और सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। सुबुतगीन कब बैठता है? 977 ईस्वी में गजनी का गद्दी पर बैठता है। हाँ, सुबुतगीन गजनी की गद्दी पर। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुतगीन का। तो मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सुबुतगीन था। सुबुतगीन कब गद्दी पर बैठा था? सुबुतगीन 977 में। जिनका जन्म मतलब किसका? गजनी का जन्म 1 नवंबर 1971 में। 1 नवंबर 1971 से हाँ 971 1 नवंबर 971 को हुआ था किसका? गजनी महमूद गजनी का जन्म। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? बना था भाई खुरासान। कहाँ के? तो खुरासान मतलब सुबुतगीन के शासन काल में गजनी कहाँ का शासक बना था? खुरासान का शासक। कहाँ का? खुरासान का शासक। और 27 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठता है। मतलब 71 27 998 में मोहम्मद गजनी क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। तो कितने साल की अवस्था में? 27 साल। कब बैठता है? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। बगदाद का खलीफा अल आदि बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे क्या क्या उपाधि दिया? यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। दौला और मिल्ला। दौला और मिल्ला आगे वाला तो नाम सब मिल्ला लिखना। दौला और मिल्ला। दौला और मिल्ला। यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। कौन लिखता है भाई? तो एक बगदाद का खलीफा होता है कौन? नाम है उसका बिल्ला। अल्लाह अल आदिल बिल्ला ने 2 उपाधि देता है किसको? किसको देता है? महमूद गजनी को। क्या देता है भाई? कौन सा उपाधि? यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। भारत पर 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनी। भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और इसका मुख्य उद्देश्य था धन को प्राप्ति करना। भारत पर आक्रमण बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनी को भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को प्राप्त करना, धन को जीतना। और ये ऑप्शन में ना रहेगा तो मुस्लिम के प्रचार प्रसार करने के लिए, ऑप्शन ना रहे तब देखिए। तो हाँ, वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। ये मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ता था। मूर्ति को भारतीय मूर्ति जो था ना, किसी चीज का मूर्ति होगा उसको तोड़ देता है, इसलिए इसको मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। इसको महमूद गजनी। हाँ, महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी। महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में।
किया था। कहाँ पे? पेशावर में। कुछ क्षेत्रों पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। वैसे हाँ, अभी वहीं से लौट गया था। तो पेशावर पर अधिकार करके 1000 में फिर अपना लौट गया। और फिर अगले साल आता है 1001। कब? 1001 में। और उस समय था राजा जयपाल। कौन सा वंश का? शाही वंश के राजा जयपाल था। जयपाल के विरुद्ध करता है पहला आक्रमण। कौन करता है? पहला आक्रमण 1001 में, और इसको हरा देता है। जयपाल को हरा देता है। इस तरह से आक्रमण मतलब तुर्कों का भारत पर सत्ता स्थापित हो जाता है। वहां से महमूद गजनी का जो तो दूसरा आक्रमण था 1008 में, मतलब 1008 में। हाँ 1008 दूसरा आक्रमण। पहला तो चले गया था, लिखित मतलब ऐसे प्रमाणित नहीं है। वैसे ऑप्शन में न रहेगा 1001 ना, तो पहला आक्रमण मानेंगे हम 1008 में नगर कोट के विरुद्ध हमला किया था। तो दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो क्या था? हाँ, तो मूर्तिवाद के विरुद्ध ये पहली जीत बताई जाती है। दूसरा कब? नगरकोट में। कब? 1008 में। किसके विरुद्ध? तो मूर्तिवाद के विरुद्ध। किसका? मूर्तिवाद में इसको उपयोग किया जाता है। महमूद गजनी ने थानेश्वर में चक्र स्वामी मंदिर को क्या किया था? उठा के लेके चल गया था अपना देश। वहाँ पे अपना गजनी उसको स्थापित करवा दिया। कौन सा मंदिर का? चक्र स्वामी मंदिर जो था कांस्य की निर्मित आदम का प्रतिमा है, उसको कहाँ पे देता? गजनी में रणभूमि अपना लगवा दिया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण है 16वां आक्रमण 1025 में। कब? 1025 उस समय आक्रमण कौन था? मूल प्रथम था। मूलराज प्रथम था। उस शासक कौन था? मूलराज प्रथम। तो सबसे चर्चित आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर सोना से बना हुआ था, है ना। उसको क्या किया था कि उसमें से 20 लाख दिनार जो है ना ये लूट के लेके गया। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट के गया था? 20 लाख दिनार। और ले जाते क्रम में बीच में कौन छीन लेता है? जाट। उसी जाट को फिर से मारा हुआ था 1027 में 17वां आक्रमण। और फिर उसी करके उसको हरा के फिर चले जाता है। और 3 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में मृत्यु हो जाती है। मूलराज प्रथम था सर। मूलराज प्रथम कौन सा? सोलंकी वंश। भारतीय ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पाता है ना। और पहला सर तुम्हें था। तो मूलराज प्रथम है, भीम प्रथम है। अनिलवार के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। एकदम सुंदर निकाल अनिलवार तो है ना। कहीं शासक दिया गया नहीं है। हम सोच रहे हैं कहाँ लगा दिया हुआ है, दिया नहीं है। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था। हां भीम प्रथम अनिलवार के शासक भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था। भीम प्रथम ने अनिलवार के थे ना। वही सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासक था। चलिए अब आगे चलो आगे। हो गया सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग की संख्या 12। ज्योतिर्लिंग की संख्या 12। यह गुजरात के अरब सागर के तट पर है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसे पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। मतलब पुनर्निर्माण शुरू कब कराया गया था इसका? 1947 में। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में राम प्रतिष्ठा की गई थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। और 3 साल बाद इसकी महमूद गजनी के मृत्यु हो जाती है। हाँ, मुल्तान की उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुल्तान था। मुल्तान एक जगह है सुल्तान।
सुल्तान की उपाधि धारण कर, हाँ सुल्तान की उपाधि करने वाला पहला गद्दी शासक कौन था? महमूद गजनी। तुर्क शासक कौन कहा करता? महमूद गजनी। और इनके दो सेनापति था हिंदू, तिलक और सेवराज। तिलक और सेवदराय, सेवदराय याद रखिए, सेवदराय याद रखिए, सेवदराय। हां ज्यादा जो सिनेमा को चाहिए थे तो भाई तो बोलेगा कि महमूद गजनी के दरबार में कौन दो हिंदू सेनापति थे? तो एक तिलक था और एक सेवदराय। एक तिलक था एवं सेवदराय। इसके शासनकाल में प्रमुख कवि तीन याद रखिएगा, अल-बुरूनी, जो चार को केवल चार को, अल-बुरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी। अल-बुरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी। अल-बुरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी, चार वो जो क्या थे? तो बोलेगा कि इसके दरबार में कौन प्रमुख कवि था? तो कौन कौन? कुतुबी, फिरदौसी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी जो था इसके दरबार के प्रमुख है। इतिहासकार कहिए या जो भी कवि इसके दरबार में रहते। अल-बुरूनी कब आया? अल-बुरूनी किस देश का था? गजनी के का था, बुईबन बतूता मोरक्को का था। अब आते हैं हम लोग इस तरह से बताइएगा कि कब गद्दी बैठता है गजनी? 27 साल की अवस्था में 998। इसकी राजधानी भी कहाँ रहता है? गजनी। उसके बाद ये पहला आक्रमण कब करता है? शुरुआत में 1000 में पेशावर के कुछ क्षेत्रों में जीत कर फिर लौट जाता है। फिर अगले साल आता है और क्या करता है? 1001 में जीतता है। कहाँ पे? और उसको हराता है किसको? है जयपाल। किसको हराता है? जयपाल को। जो किस वंश का था? शाही वंश का। शाही वंश से शासक था जयपाल, उसको हराता है। दूसरा आक्रमण होता है इसका 1008 में नगरकोट के खिलाफ। उसमें मूर्तिवाद के खिलाफ वाला सफल जीत बताया जाता है। उसके बाद इसका सबसे चर्चित जो युद्ध था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था 1025 में। 16वां आक्रमण था। क्या आक्रमण था? 16वां। उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम। उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम हो गया। उसके बाद इस वहां पे सोमनाथ मंदिर को लूटता है तो 20 लाख दिनार लूट के ले जाता है और भी सोना चांदी ले जाता है। तो रास्ते में उसको कौन लूट लेता है? जाट से बदला लेने के लिए फिर 2 साल बाद 1027 और 1027 में जिले उसको हराने के बाद फिर लौट जाता है करने और 3 साल के बाद उसके एक अपना कांस्य की मूर्ति चक्र स्वामी मंदिर का जो प्रतिमा था कांस्य का, उसको क्या किया था? स्थापित कर देता। उसके बाद इसके में क्या था? इसके दरबार में रहने वाला 4 लोग फेमस याद है नाम? अल-बुरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी। अल-बुरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी जो है दरबार में। इसके दरबार में 2 हिंदू सेनापति, सेवदराय और तिलक। अब आते हैं मोहम्मद गौरी गजनवी के अधीन एक छोटा सा राष्ट्र, गजनी के अधीन अधिकार कर लेता है। उसका अधीन एक छोटा सा राज्य। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौड़ का शासक बना। गौरी कहाँ का शासक बना? गौड़ का शासक बना। और इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। तो गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण करता है 1175 में। कब? 1175 में आक्रमण करता है। उसको क्या करता है? हराता है। मुल्तान के विरुद्ध भारत में आक्रमण करता है। मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण कब करता है? मुल्तान। उससे मुल्तान क्या था? भारतीय क्षेत्र में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब जो आता था वो भारतीय क्षेत्र में। तो भारत पर आक्रमण करने वाला गौरी कहाँ किया था पहला आक्रमण? मुल्तान में। कब करता है? 1175 में। 1175 में मुल्तान में करता है। इसके 3 साल बाद गुजरात के पाटन में करता। उससे वहाँ के शासक था भीम द्वितीय। उसको भगा देता है, हरा के भगा देता है। हाँ, गौरी को अब बुरी तरह से परास्त हो गया गौरी। तो फिर गौरी जब हार जाता है, हारने के बाद अपना करता है, विश्लेषण करता है कि हम हार क्यों गए। अब विश्लेषण करने के बाद फिर आता है
कब 1191 और 1191 में आता है तो उस समय मिलता है कौन पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से फिर से आता है, फिर आने के बाद फिर विश्लेषण करता है, फिर आता है अगला बार आता है तो 92 में आता है, फिर उसको पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसकी सहायता करता है कौन जयचंद्र, जो उसका मुसरा भाई था ना जयचंद्र। हाँ बाद में फिर 1194 में तो पहला 1173 में गौरी गौर का शासक बना। मुल्तान में 75 में आक्रमण करता है, उसके बाद फिर 78 में आता है, इस समय था गुजरात के पाटन पर, तो उस समय वहाँ के शासक कौन था भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय जिसको क्या करता है हरा देता है। फिर हारने के बाद फिर आता है 13 साल के बाद, 13 साल के बाद फिर आता है, फिर हार जाता है किससे पृथ्वीराज चौहान से। तो उत्तरायण का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान क्या था हरा देता है किसको गौरी को। और फिर जब उत्तरायण का द्वितीय युद्ध होता है, उत्तरायण का द्वितीय युद्ध होता है 92 में, ऐसे पूरी तरह से हार जाता है कौन पृथ्वीराज चौहान और गौरी इसमें मदद करता है। छोड़ दीजिए इसको, छेड़िएगा जितने चाहिए उतने तक चल जाएगा वो सब, नहीं जी खाना का मिला लेके चल जाएगा। रिस्क नहीं लो, भूजा का इसे खाना चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, तो गौरी द्वारा लड़ा गया कि वो ये तीन गो पहले इधर आप लोग उधर जो जीता हुआ 3 गो, हारा हुआ 2 गो, जीत गया 3 गो, हार गया 2 गो। जयचंद्र वाला नहीं है 1194 वाला नहीं है, चंदावा के हां मुल्तान में चौहान के अरेस्ट न करता है मोहम्मद गौरी तो पकड़ ही लेता है पृथ्वीराज चौहान में रख के टैग कर रहता था, वो तो लेके चल जाता उसको ना अपना वहां पे अर्थी में ले जाता है, वहां बढ़िया आंख फोड़ देता है, वहां आंख फोड़ के रख देता है, फिर उसको कुछ कहता है लोग कि वो अंधे में उसको मार देता है। तराइन का युद्ध वाला खत्म हो गया, आता चंदावर का युद्ध, किससे चंदावर किसके बीच में गौरी और जयचंद, इसमें जयचंद की हार होती है और इस तरह से क्या करता है अब यहाँ से वो लौटने की कोशिश करता है कौन गौरी लौटते समय क्या करता है कि अपने जितने भी गुलाम था 3 को इल्तुतमिश, यल्दोज और कुबाचा, इसको लौटने के क्रम में क्या करता है कि एबक को क्या करता है साम्राज्य को देते हुए लौट जाता है। इसी बीच में होता है तुम्हारे हम लोग के बीच में क्या होता है, तीनों में सबसे प्रमुख कौन होता है एबक, और एबक के मरने के बाद बनता है कौन हाँ। तो तीसरा तराइन का युद्ध होता है किसके बीच में यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, तराइन का तीसरा युद्ध यल्दोज और हम लोग का कल का एग्जाम कल का थी हिस्ट्री का ऑप्शन हो गया कौन सल्तनत काल में गुलाम वंश, कौन गुलाम वंश पूरा हम लोग का है कल, गुलाम वंश देख लीजिएगा गुलाम वंश पूरा गुलाम वंश पूरा जल्दी से गुलाम वंश पूरा ज्योग्राफी में हम लोग के कोची में थे हम लोग पढ़े इसके वायुमंडल पूछना था, अभी ज्वार भाटा पूछना था ना, ज्वार भाटा से पूरा पूछना है। ज्वार भाटा से पूछना हाँ पेज नंबर 94 अपनी तो काफला है पूरा आदमी पहला ही है। ज्वार भाटा, ज्वार जानते करते हैं पानी को उठ के आना ज्वार और उसी को गिर के फिर लौट जाना भाटा, ज्वार भाटा हो गया। और यह किसके कारण तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण जो है ना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल किसका चंद्रमा, क्योंकि नजदीक ही है तब शक्ति का की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसका ज्यादा लगेगा, इसलिए चंद्रमा वाला ज्यादा किसका होता है ज्यादा प्रभाव चंद्रमा। महासागरीय समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन 3 गो यानी है, एक तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा का चंद्रमा गुरुत्वीय बल और तीसरा का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब जो बाहर के अभिकेंद्रीय का मतलब है अंदर, अब अभिकेंद्रीय अंदर और अपकेंद्रीय बाहर। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक सूर्य की अपेक्षा दुगुना, मतलब जो पावर है ना वो सूर्य की अपेक्षा क्या लगता है चंद्रमा दुगुना भाग लगाता है आकर्षण को, कितना दुगुना, क्योंकि सूर्य की तुलना पृथ्वी से अधिक निकट है कौन चंद्रमा।
चंद्रमा के दिन को क्या कहते हैं? सेलुलोज। चंद्रमा के दिन को क्या कहते हैं? सेलुलोज। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक सीध में रहता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या रहता है? सूर्य और पृथ्वी एक सीध में, एक साथ में रहता है, सामने रहता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण लगता है तो हमेशा अमावस्या के दिन। इस स्थिति में क्या होता है? समकोण बनाता है। जब एक सीध में समकोण आगे एक सीध में होता है, आता इस दिन उच्च ज्वार होगा। जब पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होगा, चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के, तो ज्वार कैसा आएगा? उच्च ज्वार मतलब ज्यादा। एक सीध में आएगा तब उच्च ज्वार आएगा, पूरा उसका लेयर गति जो पानी ज्वार का ऊंचाई जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यानी महीने में 2 बार ज्वार आता है। महीना में ज्वार कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। महीना में ज्वार जब एक दिन हो गया पूर्णिमा के दिन, ज्वार महीने में कितने बार? 2 बार आएगा। दोनों पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक समकोण में होता है। 90 डिग्री कोण में बनता है। अब सप्तमी और अष्टमी के, सप्तमी और अष्टमी के। अमावस्या में भी और आती है, पूर्णिमा में सप्तमी अष्टमी जो होता है ना, उसमें कितना का कोण बनता है? 90 डिग्री। इस स्थिति में सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे क्या करता है? संतुलित करने का प्रयास करता है। तो पूर्णिमा है अतः इस दिन क्या होगा? निम्न ज्वार, आज एकदम पूरा साफ रहता है। उच्च ज्वार होगा। उच्च ज्वार। है ना, साफ रहती है मौसम। तो निम्न ज्वार कब? सप्तमी और अष्टमी। निम्न ज्वार सप्तमी और अष्टमी में। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उच्च ज्वार। उच्च ज्वार। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में औसत कितना अंतर होना चाहिए? 7 दिन का अंतर होता ही है। कितना दिन का अंतर होता है? 7 दिन। सर 8 7 दोनों तो सब हो गया। अब आते हैं पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा। समुद्र में बनाया गया था ये तो नहीं, यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को वो बात हम कर रहे हैं। जहाँ समुद्र रहेगा वहीं लेकिन यहाँ लिख लेना है कि पृथ्वी के चाहिए ताकि प्रत्येक समुद्र जहाँ जहाँ का वहाँ पृथ्वी के प्रत्येक उसका आकर्षण से खाली उनका काम कर रहा है। पानी है। कंपन जैसे वो अथी के अनुसार 10 गुना लगा है। 10 गुना रहता है। ये जो अथी स्केलवा पर रहता है 10 गुना, पहला और दूसरा के भैया ये बोले ना कि ये पैसे से थे एक 2 सुना कर दो इससे होगी। तो ज्वार कितना घंटा में? 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार 12 घंटा 26 मिनट और भाटा 6 घंटा 13 आधा कर मिनट। दीजिए। 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार प्रतिदिन 2 बार। ज्वार प्रतिदिन 2 बार। ज्वार 2 बार आएगा तो घटा तो 2 बार आएगा। हां। ज्वार प्रतिदिन 2 बार। एक चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा पहला चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये ज्वार 2 बार आता कारण क्या है? एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल लग गया और दूसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लग गया जो बाहर की ओर लग गया। सूर्य का लगभग नाक बड़ा हिस्सेदारी है ना, बहुत ऊंचा इसका मतलब। कारण नहीं 14 करोड़ 15 15 करोड़ है, 3,84,000। 3 लाख बोलो तो ये दोगुना का देखना ये बहुत और 110 मरने का है। अब आते हैं मगर एक जगह है सामान्य ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित है साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। यही से जाता है। इंग्लैंड में कितना बार आता है? साउथहैम्पटन में कहाँ पे आता है? 4 बार। साउथहैम्पटन में 4 बार आता है, इसमें 2 बार इंग्लिश चैनल से 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर। 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय भारतीय मतलब महिला आर्टिस्ट और पुरुष बोलेगा तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पुरुष मिहिर से और महिला आर्टिस्ट। बुल्ला 7 समुद्र पार करती बुल्ला तो किस जगह पे 4 बार सब आता है? साउथहैम्पटन में। कहाँ पे? साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। अब इसमें इंग्लिश में चैनल में 2 बार और उत्तरी सागर में 2 बार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भागा था कनाडा में। कहाँ था? कनाडा। और कनाडा कहाँ पे? नवा स्कोशिया में। कहाँ पे? कौन सी खाड़ी बोलेगा तो फंडे की खाड़ी। बहुत ही अनमोल आता है। फंडे की खाड़ी किस देश में? कनाडा में।
ठंडी खाड़ी कनाडा। कनाडा में। कनाडा की ठंडी खाड़ी में आता है क्या? सबसे ज्यादा सवाल ऊंचा ज्वार आता है, सबसे ऊंचा ज्वार नवा स्कोशिया में। कनाडा की ठंडी है ना ना तो अलास्का का कटमाई पर्वत, कटमाई पर्वत हजार तुम्हारे हाँ 1000 कहीं ज्वार उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर रहता है, मतलब जो पानी को लेयर उठा के कितना आएगा 15 से 16 मीटर। समझिए 16 मीटर करने का मतलब है 48 50 फीट, 50 फीट है। मतलब के तल्ला, एक तल्ला में 10 5 तल्ला बड़ा हो। अरे अब वो उतना इसमें से आता है ले जाता है, खाता है अभी जो समुद्र ले जाता है चलिए उसमें जाता है। ज्वार भाटा में मेन याद रखिएगा, ये ज्वार भाटा में क्या था? ये सब तीन कारण से आता है। पकड़ेगा तो गिरेगा नहीं, मालूम पड़ेगा कहां चलेगा, कोई ठीक है ना। ज्वार भाटा के कितने कारण? तीन। तीन। एक तो पहला चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी के आपतितीय बल और एक सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण। सूर्य के गुरुत्वीय बल, चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के आपतितीय बल के कारण जो है ज्वार की क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का ज्वार का आकर्षण बल सूर्य से क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है, दुगना होता है। कारण है क्योंकि पृथ्वी इसके नजदीक है चंद्रमा। सबसे ज्यादा उच्च ज्वार कब आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या। लेकिन निम्न ज्वार आता है सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी का। इसमें क्या होता है भाई कि क्या बनता है? 90 डिग्री के कोण बनता है किसके बीच में? सूर्य और सूर्य और चंद्रमा के बीच में। कम बनने का कारण क्या है? अब आते हैं अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। सूर्य और ना इसी के सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में तीनों में ना, तीनों पर रहता है। तो बताइए कि बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में कितना दिन का अंतर है? 7 दिन का अंतर है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर है। ज्वार भाटा 12 ज्वार आता है 12 घंटा 26 मिनट के बाद और 6 घंटा 13 मिनट के आता है भाटा। तो सामान्य प्रतिदिन ज्वार 2 बार आता है, प्रतिदिन ज्वार 2 बार आता है, तो भाटा भी 2 बार। एक तो है चंद्रमा के गति से और एक है पृथ्वी के अपने बल से। मगर एक देश है इंग्लैंड, वहाँ पे जगह है साउथहैम्पटन, वहाँ पे प्रतिदिन 4 बार आता है। कितना बार आता है? 4। 2 आता है इंग्लिश चैनल में और 2 आता है उर्दू चैनल में। हाँ, और सबसे अधिक ऊंचा ज्वार आता है कहाँ पे? कनाडा के ठंडी खाड़ी, और जगह का नाम है नवा स्कोशिया में स्थित है ठंडी खाड़ी। यहाँ पे और ऊंचाई कितना होता है भाई? बृहद ज्वार की ऊंचाई कितनी है? 15 से 16 मीटर, 15 से 16 मीटर, 15 से 16 मीटर की ऊंचाई होता है। और अब आते हैं हम लोग वायुमंडल। तो वायुमंडल में बताइए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस? दूसरा स्थान पे ऑक्सीजन, तीसरा पे आर्गन 0.93, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद मीथेन, उसके बाद छोड़ दीजिए 4 कम से कम 5-6 तक है। सबसे कम जिनोन 0 वायुमंडल में कौन सा रेडॉन भारी ताला इसमें नीचे आ जाता तो है। जब रेडॉन पावले नहीं आता है तो फिर उसका सबसे कम वही ना होगा। वायुमंडल से ये नहीं है तो उसको ये नहीं है तो कैसे नहीं कीजिए? है तो इसका आप मतलब कैसे कीजिएगा? तो सबसे कम कौन पाया जाएगा सर? जिनोन ऑप्शन में रेडॉन सबसे भारी होता है, भारी होने का कारण नीचे आ जाता है। वायुमंडल नहीं कर रहा नहीं आता हूँ। आगे रहता है नहीं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला प्रिय गैस रेडॉन नहीं अकेली है कैसे? ये हीलियम होगा और क्या? जेनॉन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जेनॉन। जेनॉन। जो सबसे कम हाँ, वायुमंडल में नहीं है रेडॉन। रेडॉन भारी सबसे भारी कौन है? रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में एक रहता है। ये सब इंडिकेटर में किसका किस अकेले गैस का प्रयोग किया था? अरे इंडिकेटर नियॉन गैस, नियॉन लाइट है ना, नियॉन लैंप होता है ना उसका। ऑनलाइन पे सोडियम का ना होता है। जैसे नियॉन जैसे जो टेस्ट थिया में टेस्टोस्टेरोन होता है ना, जगह थिया में सोडियम में वो लगा रहता है, वो में नियॉन गैस का प्रयोग किया जो जाता है। हाईवे पर लेकर नहीं रहता है रेड वाला रेड है। जो बैटरी वाला नहीं रहता तो है, इस तरह से चला रहा है उसमें नहीं ना होगा। नीचे रोड नीचे वाला बोल गया जो बीच में मिनोवा में नहीं रहता रेड वाला। जहाँ का रेड रेड नहीं दिखता है अंधेरा में लेकिन रेडियम का है ना उसमें डाला जाता है
जैसे सब यूरोप में जो करे कोई पीछे से बैठा रहता है लाइटवा में लगा है वेपर लाइट रहता है वेपर कुछ नहीं है। पेपर लाइट में आपका सोडियम का इस्तेमाल डाला हुआ है। दिखावे तो रेडियम लावे तो वही दम बोले सबसे महंगा डाल हुआ वो बहुत तो तो कुछ नहीं होगा जितना तो ये नेशनल हाईवे पर सब लगा रहता है। अभी जैसे ऐसे में ना रहे ऐसे तो वायुमंडल 128 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा गैस फैला रहता है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। हाँ, सबसे ज्यादा मात्रा में पाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बताइए कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता कौन है? नाइट्रोजन नाइट्रेट यूरिया राइजोबियम नामक जीवाणु तलनी पोषक में पाया जाता है। राइजोबियम और नाइट्रोजन क्या करता है? पेड़ पौधों को किसमें बदल देता है? प्रोटीन में बदल देता है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन प्रोटीन में कौन सा तत्व आता है? तो नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता। सीधा सीधा जाएगा। बिना प्रोटीन नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है। और हाँ प्रोटीन में कौन गैस पाया जाता है? गैस भी तत्व भी जो भी पूछ दीजिएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन होती है। ऐसे ना पूछ रहे अने जैसे पूछेगा कि प्रोटीन का यूनिट तो कौन जो प्रोटीन का यौगिक है? मुख्य तत्व ही पूछ सकते हाँ हैं। तो वो नाइट्रोजन है। आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जान ही रहे हैं कि दूसरा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 16 मीटर से जैसे ऊपर बढ़ेगा ना वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा हाँ 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर और 120 मीटर किलोमीटर के बाद क्या आता है? नगण्य हो जाता है। पहला कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? 15 किलोमीटर तक लेना। और 16 नाइट्रोजन का वो नाइट्रोजन 128 किलोमीटर हाँ 16 किलोमीटर तक के बाद क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है और 120 किलोमीटर के बाद पूरी तरह से नगण्य मतलब न के बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 32 किलोमीटर तक। नीचे में टेंपरेचर 32 किलोमीटर ना हाँ नीचे 32 मीटर। मीटर हाँ, ये टेम्परेचर बढ़ जाता है नीचे। ऊपर में 165 मीटर ना हाँ मीटर दोनों मीटर में। ऊपर तो घटता है। नीचे ऊपर घटता है नीचे बढ़ जाता है। हाँ अब आते हैं हम लोग ओजोन। जान ही रहे कि ओजोन O3 अनुसूत्र है। ओजोन के परत भी है। ओजोन को सुरक्षा लेयर भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा लेयर सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। क्योंकि यह क्या करता है? परागकण को अवशोषित कर लेता है। और कुछ तो इसमें नहीं। और यह कह रहा है कि यह 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के माने मौजूद होता है। 10 से 50 किलोमीटर। ओजोन गैस जो कि 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के बीच में पार्ट में पाया जाता है। मतलब केंद्रीकृत मतलब मिलता है। कौन मंडल रहा? तो जो ओजोन मंडल है संतापन में पाया जाता है। तो जल वाष्प पूरा पृथ्वी यदि बोलेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या कौन सा गैस पाया जाता है? तो जल वाष्प सबसे ज्यादा पाएगा जल वाष्प। क्योंकि सबसे मात्रा में क्या है कि पूरा पानी के तंत्र हवा में जैसे फैला रहता है। जल वाष्प में जानना है कि वर्षा आएगा कुहासा आएगा ओस आएगा हिमांक आएगा सबसे मिलकर बनता है कौन? जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? तो CO2 और जल वाष्प। CO2 क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का आवरण कौन बनाता है? CO2 और उसमें शामिल कौन आता है? जल वाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने से सबसे ज्यादा मुख्य कारण कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो जल वाष्प हो सकता है। धूल कण भी प्रभावित करता है। धूल कण एक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर जो प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। किसी वस्तु पर टकराने के बाद प्रकाश अगर फैल जाता है इस घटना को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। अपने किरणों की घटना देखने को मिलता है कोई चीज में सूर्य का लाल होना, सफेद का जति बादल का सफेद होना, आकाश का रंग नीला होना और बादल का समुद्र का पानी का रंग नीला दिखाई देना। ये सब किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब कुछ उगते समय डूबते समय लाल दिखाई देना। हमारा बादल जो सफेद दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला और समुद्र का नीला भी प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिंटी माना कुछ नहीं। अपवर्तन नहीं करता। एक अपवर्तन अपवर्तन नहीं करता। तारों का टिंटी मेरा परावर्तन और टेढ़ा पानी में पड़ी हुई मछली वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा होना, सिक्का ऊंचाई देना, टेढ़ा वाला ऐसा अपवर्तन नहीं किया। अब वायुमंडलीय संरचना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। कितने परतों में? 5 परतों। पहला क्षोभमंडल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। इसमें क्या होता है भाई?
आप जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है किसमें? क्षोभमंडल। आंधी, तूफान, बारिश, जाड़ा, गर्मी, ठंडी, जितना भी जो होता है वो सब किसमें? क्षोभमंडल। यह लगभग 18 किलोमीटर तक क्या रहता है? मिलता है। और ध्रुवों पर यह जो है ना 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा से कितना ऊंचाई? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों से कितना दूर तक है? 8 किलोमीटर इसका पाया जाता है क्षोभमंडल की मोटाई मानी। क्षोभमंडल के तापमान की गिरावट प्रति कितना? 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितना? 6.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की गिरावट हो जाएगा। मतलब हम ऊपर जाएंगे ना यहाँ से 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर मान लीजिए पृथ्वी का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो वहाँ जाएगा 24 डिग्री के आसपास। कितना? हाँ 6.4 है तो मान लीजिए 6 डिग्री तो कितना डिग्री हो जाएगा? 24 डिग्री घट जाएगा। इसीलिए इस मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं, आधो मंडल भी कहते हैं। तो किस मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल, क्षोभमंडल को ही कहते हैं, आधो मंडल भी क्षोभमंडल को कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी क्षोभमंडल को ही कहते हैं। ठीक ना? ये सब किसको कहते हैं? क्षोभमंडल। मतलब इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। इसी में चलती जेट धाराएं, जिसको हिंदी बोलेगा संवहन धाराएं। क्या बोलेगा? संवहन धाराएं। इसका स्पीड ले यार, लमसम 120 किलोमीटर के आसपास में उसका चलता है। जेट धाराएं जो चलती है ना क्षोभमंडल में चलती है। किसमें? क्षोभमंडल। हाँ वही समझिए। तो वो तो खैर हवा की कम मात्रा में पाया जाता है तब ना वहाँ पे कम अच्छी होता है। वो तो समताप में चला गया। रॉकेटवा तो समताप में होता है ना पूरा रॉकेटवा। लेकिन वायुयान अगर मिलेगा इस समय तो ये उड़ ही नहीं सकता। इसमें झटका लगता हो सकता है नीचे गिर जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें जैविक क्रियाएं की सबसे महत्वपूर्ण है। क्षोभमंडल और समतापमंडल को अड़ने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके द्वारा होता है तो क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच को अलग करने वाली सीमा क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। तो कहते हैं क्षोभ सीमा। और इसमें जो है कहता है कि टेम्परेचर -80 और ध्रुवों पर कितना होता है? 45 डिग्री होता है। कह कि क्षोभ सीमा से हवा का तापमान कितना? -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर इस पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -45 डिग्री सेल्सियस। और इसी को कहते हैं क्षोभ सीमा। दोनों के बीच की भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा में बेंच दिया रखिए आधो मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल। वायु जितने भी है इसमें उड़ता है सिर्फ हेलीकॉप्टर। क्षोभमंडल को उड़ेगा हेलीकॉप्टर, वायुयान इसमें नहीं उड़ सकता। क्षोभ सीमा किसमें पाया जाएगा? तो समतापमंडल और क्षोभमंडल के बीच में। जेट प्रवाह किसमें चलता है? क्षोभमंडल। जेट प्रवाह दूसरा मंडल हम लोग का समतापमंडल। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पे 18 और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। समतापमंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर की तक होती है। समतापमंडल कितना ऊंचाई तक है? 50 किलोमीटर। हाँ। और समताप का मतलब होता है सम मतलब बराबर, टेम्परेचर मतलब बराबर, सम सब चीज बराबर, हवा की गति भी बराबर, टेम्परेचर भी बराबर, इसलिए होता है। विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। विषुवत रेखा पर यह मिलता नहीं है। इसमें मौसम घटित जो भी घटनाएं होती है कुछ नहीं होती, ठीक है ना? बिजली का गरजना, बादल का होना, हवा का तेज चलना, टेम्परेचर में परिवर्तन होना, इसमें कुछ नहीं होता। इसलिए इसको मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। किसको? समतापमंडल। इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। कभी कभी इसमें कौन सा बादल मिलता है? तो मुलाब, इसमें मेघ मिलता है जिसे मुलाब मेघ कहते हैं। तो बोलेंगे समतापमंडल में कौन सा बादल मिलता है? तो मुलाब मेघ। मदर ऑफ द पर्ल ऑफ क्लाउड, इंग्लिश में पूछेगा मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किसे कहा जाता है? तो मुलाब मेघ को। मुलाब मेघ 16 प्रकार के बादल पाया जाता है। 16 प्रकार के बादल सब पानी से ज्यादा होती है। तो उस टाइम कैसा हार्ड होगा क्या बादल गैस है? हार्ड क्या जैसे वो काला रहेगा, उसका कलर और बनावट आकृति और मोटाई उसका बनावट पे निर्भर करता है। समतापमंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है ओजोन परत।
तापमंडल के सबसे महत्वपूर्ण भाग क्लास क्या है? ओजोन परत। जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा करते हैं। इसको नष्ट करने वाले गैस CFS कार्बन, जो किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सबसे कौन सी गैस निकलती है? CFC। क्या करता है? छिद्र करता है। ओजोन परत को हाँ, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला एक तो कहते हैं डॉप्सन। पानी एयर कंडीशनर वाला जो गिरता है वो जाता है CFC। गैस भी निकलता है, खोलिएगा तो गैस निकलता नहीं। और धीरे धीरे निकलता है। फ्रिजवा खोलिएगा तो सब अलग तरह का हाँ, निकलता है। तो ठंडा वाला भी निकलता है ना? भाप का भी। ठंडा वाला ऊन वाला नहीं निकलता है, ठंडा वाला। धुआं लेकर मारे जाते हैं। तो बोले डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई हो गया। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अब हम लोग मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। सबसे ठंडा मंडल कौन सा? मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल। सबसे गर्म मंडल सौरमंडल। गर्म मंडल सौरमंडल। और सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल। बीच में है ठंडा रहेगा। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कहां से? 80। 18 50 80। 18 50 80। 18 में 100, 50 में 70 और मध्य में 80 किलोमीटर। इसके बाद अभी आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल को आइसोटोपियर कहते हैं। इसी के कारण रेडियो, टीवी, मोबाइल सब जो है इसी के कारण। आयन मंडल अगर में से कोई अगर दिक्कत हुआ तो समझिए कि क्या होगा, हम लोग कोई भी टेक्निकल काम नहीं करते। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब जितने भी सिग्नल वाला चीज है ना, वो सब नेटवर्किंग वाला सब खत्म हो जाता है। तो कभी-कभी एक बार होता है मसाल में क्या बात तो पूरा टीवी भी अच्छा सत्य बंद हो जाता है। मौसम का आता है तो मौसम वो अलग है, वो तो बादल छाता उसमें वो हलचल होता है, अंतरिक्ष में कुछ हलचल होता है, उसके वजह से होता है। उसको झंझावत बोलते हैं, झंझावत उत्पन्न होता है। पहले तो बोली अंतिम वाइब्रेशन अंतिना हीरो हजा मच्छर घूमे लगल का दिन चल गया साला। ऐसे से लंबा दिखाओ के हां हो गया। लास्ट हो गया। मजा आ ये जो है 800 से 480 से 400 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर। 80 से 400 और 400 किलोमीटर के बाद ब्रह्मंडल अंतरिक्ष हो जाता है। अनंत हाँ, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है बोरियालिस होता है और दक्षिणी में ऑस्ट्रेलिस होता है। उत्तरी में बोरियालिस और दक्षिणी में ऑस्ट्रेलिस। ऐसे देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया किस धरती में है? बीचों बीच टकरा कीजिएगा इसको महादेश को ना, बीचों बीच तो किस में आ जाएगा? दक्षिण में। तो स्थिति पूछता है कि पूछेगा कि जो ऑरोरा जो बनता है ना, वो उत्तरी में क्या कहलाएगा और दक्षिणी में क्या कहलाएगा? उत्तरी में कहलाएगा बोरियालिस और दक्षिणी में ऑस्ट्रेलिस। याद करने का ठीक देखिए, 20 से 22 के बीच विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर। ऑस्ट्रेलिया कौन आ गया? दक्षिण में। इसलिए नीचे वाला याद रखिए तो कैसे निकल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिस और उत्तर में बोरियालिस। ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी में बोरियालिस है। बोरियालिस नहीं है। बोरियालिस ध्यान करके बता रहे हैं हम। ठीक है ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग को सूर्य ताप तक था ना, बस आज हम लोग का ज्योग्राफी हो गया खत्म है। मतलब ज्योग्राफी जहाँ तक होमवर्क था, होमवर्क का होमवर्क खत्म। कल का होमवर्क रहेगा सूर्य ताप, पृथ्वी का ऊष्मापतन और वायुमंडल वायु दाब राशि से कॉलेज तक। वायु दाब राशि से कॉलेज तक। एकरा में याद करें ऑपरेशन नहीं है, सब पहले साइंस से क्वेश्चन है। यहाँ कहाँ बोले सर? यहाँ पे